डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदीप है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं उत्तराखंड पुलिस में एक कांस्टेबल हूँ और इस समय रात के 11 बजे ड्राइव करके मैं आगे बढ़ रहा था सुंदर गांव की तरफ। रास्ता पहाड़ी था और बारिश इतनी जल्दी तेज हो चुकी थी कि मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। वैसे इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका था 2 से 3 बार, लेकिन हर बार मैं दिन के वक्त आया था और दिन के वक्त भी यहाँ से गुजरते वक्त मुझे घबराहट हुआ करती थी। ये छोटा रास्ता है और यहाँ पर कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, जिस कारण रास्ता बंद हो जाता है। और मुझे डर था रात के वक्त बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है और रास्ते में कहीं पर भूस्खलन ना हो जाए। इसीलिए जिस रास्ते से मैं गुजर रहा, गाड़ी की रफ्तार धीमी रखी हुई थी और मेरे पीछे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी भी थी। जितना धीमा मैं गाड़ी को चला रहा, उतनी ही धीमी वो भी गाड़ी को चला रहा था। शुरू में ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, लेकिन फिर मुझे लगा रास्ता इतना छोटा है, वो नहीं चाहता ओवरटेक करके आगे निकले, बल्कि किसी गाड़ी के पीछे पहाड़ी रास्ते पर लगाना ज़्यादा आसान काम होता है। सारी चिंता आगे वाले की, आपको बस उसकी रफ्तार के साथ मिलान करना होता है और गाड़ी को पीछे चलाते रहना होता है। तो मुझे लगा चलो कहीं पर खुला रास्ता आया, उसके बाद भी वो मेरे पीछे गाड़ी चलाता रहा। फिर मैं गाड़ी को धीमा करके उससे पूछने की कोशिश करूंगा, तुम गाड़ी को मेरे पीछे लगाए हुए क्यों हो। अब मैं गाड़ी को ढलान वाले उस एरिया से निकाल रहा था और यहाँ पर पास में नदी थी। नदी में उफान आया हुआ था, इतना ज़्यादा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी सड़क पर भी आ रहा था। गाड़ी को मैंने और ज़्यादा धीमा कर दिया। अब तो आंधी चलने लगी थी और कई बार मैंने देखा पेड़ इतने ज़ोर से हिल रहे हैं। मैं महसूस कर पा रहा था ऐसा ना हो देवदार का ये ऊंचा पेड़ मेरी गाड़ी के ऊपर गिर जाए, और ऐसा मैंने कई पेड़ों के साथ महसूस किया। लग रहा था आज की रात बहुत ज़्यादा भयानक है। गाड़ी को क्या मैं रोक ही लूँ, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी को रोकना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है तो गाड़ी को आप जहाँ पर भी रोकेंगे, पेड़ तो आपकी गाड़ी के ऊपर गिर ही सकता है। लेकिन जैसे ही ढलान खत्म हुई, एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ चुका था और उस हिस्से के टूटने के कारण ऊपर से नदी का जो बहाव नीचे की तरफ आ रहा, एक तरफ से घूमने लगा और ऐसा महसूस हुआ आगे भूस्खलन के कारण हम बढ़ नहीं सकते और पीछे भी रास्ता टूटने लगा है। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मेरी टांगें कांप रही थीं। ऐसी स्थिति में मैं कभी नहीं फंसा था। हमेशा किसी न किसी मुजरिम के सामने आपको डटकर खड़े रहना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है किसी सरकारी कर्मचारी के सामने भी आपको डटकर खड़े होना हो जाए, लेकिन कुदरत के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। कुदरत किसी को बख्शती नहीं। मैं गाड़ी से बाहर था और सफ़ेद गाड़ी वाला भी गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहता था, बल्कि उसने इशारा किया कि अब हम क्या करें। एक तरफ नदी, आगे टूटी हुई सड़क और भूस्खलन हो चुका था। अगर उस जगह से हम निकालने की कोशिश करते, हो सकता है गाड़ी भूस्खलन के साथ नदी में बह जाती। और काफ़ी पीछे मैंने एक और हिस्से को भूस्खलन से नीचे आते हुए देखा। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा था, ना हम आगे जा सकते थे ना हम पीछे जा सकते थे। लेकिन वहाँ से मुझे एक और रास्ता नजर आया और वो रास्ता नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। और अगर ऐसी जगह पर बारिश ज़्यादा हो रही हो, आपको किसी ऊंची जगह पर पहुंचना ज़्यादा सही लगेगा। मैंने गाड़ी उस तरफ घुमाई
और वो सफ़ेद गाड़ी वाला भी मेरे पीछे पीछे ही था। जो मैं करता वो भी वैसा ही करता। थोड़ी ही गाड़ी आगे चलाई थी। रास्ता ठीक था, सड़क पक्की बनी हुई थी और ये सड़क बनी हुई थी एक पहाड़ी के ऊपर बने उस किले के लिए। बड़ा पुराना बंद सा किला था जिसके आगे मैंने गाड़ी लगा दी और गाड़ी से उतरकर जब मैं नीचे देखने लगा था, हे भगवान, ये पहाड़ का बड़ा हिस्सा भूस्खलन से टूट चुका है। सच में हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहां से हम निकल आए। वो आदमी भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उस तरफ देखता हुआ कहने लगा, अरे सर, ये क्या हुआ? कितना बड़ा सड़क का हिस्सा टूट गया और नदी में बह गया। ये वो जगह है ना जहां पर हम गाड़ी रोककर देख रहे थे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? मैंने उसे कहा, हाँ बिल्कुल, हम वहां से निकल गए इसलिए हम बच गए। अगर वहां पर होते ना तो मारे जाते। फिर वो आदमी मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तो अब यहां से निकलेंगे कैसे? मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल फोन में रेंज नहीं आ रही थी तो मैंने उसे कहा, देखिए अभी तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और आधी रात का वक्त हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है, लेकिन हम सुरक्षित हैं। यहाँ पर देखिए जगह बनी हुई है, तो यहाँ गाड़ी लगाकर किले के अंदर चलते हैं। भीगने से कोई खास फायदा नहीं होगा। मैंने उससे हाथ मिलाया और मैंने कहा, जी मेरा नाम है सुदीप, मैं कांस्टेबल हूँ उत्तराखंड पुलिस में। उसने कहा, जी मैं डॉक्टर विवेक अरोड़ा हल्द्वानी से, बस इधर सुंदर गांव की तरफ जा रहा था। मुझे नहीं पता था रास्ता इतना खतरनाक है। रात को मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। मैंने उसे कहा, जी अब डरने की कोई बात नहीं है, हम सुरक्षित हैं। चलिए अब किले के अंदर चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं भी भीग रहा हूँ, आप भी भीग रहे हैं। यहाँ बाहर खड़े रहने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हम बीमार पड़ सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। वो मेरे साथ उस किले के अंदर गया। आगे वाला वो जो लकड़ी का दरवाज़ा था ना, उसे हिलाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने उसे खोला और इतना साफ हो चुका था कि इस किले का इस्तेमाल नहीं होता होगा। लेकिन किला बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसे टूटा फूटा किला नहीं कहा जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे इसे संभाल कर रखा गया है, तो अंदर कोई ना कोई तो मिलेगा। वो बड़े दरवाजे को खोलकर जैसे ही किले के अंदर हम पहुंचे, अंदर 4 मोमबत्तियां जली हुई थी, बड़े हॉल के 4 कोनों में, और बीच में थोड़ा सा अंधेरा था। बीच में लगा हुआ था एक टेबल और कुछ पुरानी कुर्सियां भी थी। उन कुर्सियों पर बैठे हुए हमने किसी को देखा। जैसे ही हमने थोड़ी सी आवाज की, 2 लोग कुर्सियों से उठे और अंधेरे से रोशनी की तरफ आए। हमारे पास कोई टॉर्च नहीं थी, लेकिन अब वो उस मोमबत्ती के करीब आ चुके थे और हम दोनों उन्हें देख पा रहे थे। ये 2 लोग थे। उनकी उम्र होगी कोई 20 से 22 साल। एक लड़का था, एक लड़की थी। और क्योंकि मैंने पुलिस के कपड़े पहने हुए थे, तो किसी को भी शुरू में घबराहट होगी ही। हमारे देश में ऐसा ही है, पुलिस वालों को देखकर लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि डरने लगते हैं कि ये कुछ बुरा ना कर दे। और मेरे बात करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही था, थोड़ा सख्ती में बात करता हूँ। अब काम ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। मैंने उस लड़के को कहा, आप कौन और तुम कौन, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़के की ज़बान कांपने लगी थी, वो डरने लगा था। कहने लगा, सर बस निकल रहे थे तो यहाँ पर आ गए, कुछ नहीं। फिर मैंने उसे कहा, देखो डरने की बात नहीं है, हम भी नीचे से निकल रहे थे तो भूस्खलन के कारण बारिश ज़्यादा हो रही है, हमें यहाँ सुरक्षित महसूस हुआ, तो डरने की बात नहीं है। क्या तुम भी यहाँ इसी कारण से आए हो या यहाँ पर रहते हो? उसने कहा, नहीं सर, हम भी यहाँ से निकल रहे थे तो एक पेड़ ना हमारी गाड़ी के पीछे गिरा, तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने कहा कि गाड़ी कहीं पर रोक लेते हैं क्योंकि रात को ड्राइव करना अब सुरक्षित नहीं रहा था। मैंने उन दोनों से उनका नाम पूछा था। लड़के ने कहा कि मेरा नाम वंश है, लड़की का नाम रीना था। लड़के की उम्र 22 साल थी, लड़की की उम्र 21 साल थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा सामान लेकर वो निकले हों। 4 बैग थे जो यहाँ पर रखे हुए थे, और उनकी गाड़ी एक तरफ के लेके लगाई गई थी जो शुरू में हमें नज़र नहीं आई। उन्होंने खुद दिखाई और मुझे लगने लगा, अरे यार, इन्होंने कौन सा कोई जुर्म किया है? एक तो मैं इतने सवाल पूछे जा रहा हूँ, अब गाड़ी भी दिखा दी उन्होंने। वो ऐसे डरे हुए लग रहे थे जैसे घर से भागे हों, और उनकी कम उम्र इसे बयां भी कर रही थी कि दोनों प्यार में होंगे
और हो सकता है घर वाले मान नहीं रहे होंगे, तो ऐसे ये पहाड़ों में भाग निकले हैं, कुछ दिन छिपकर रहने वाले होंगे। मैंने उनसे सीधा सीधा सवाल किया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, घर वालों को पता है? लड़के की ज़बान थोड़ी कांपने लगी और वो कहने लगा, सर बस लेकिन हम एडल्ट हैं ना, तो एडल्ट तो कहीं भी जा सकते हैं, आप ऐसे हमसे सवाल नहीं कर सकते। डॉक्टर विवेक अरोड़ा कहने लगे, सर ये समय सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें परेशान करना चाहिए, क्योंकि हम भी मरते मरते बचे हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ लगता है, आप हालात को थोड़ा और बिगाड़ रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा शांत हुआ और उन्हें कहने लगा, देखो डरने की बात नहीं है, अब मेरा काम ही ऐसा है तो सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या आपके सिवा भी यहाँ पर कोई और मौजूद है? उन दोनों ने कहा, नहीं, यानी कि हम 4 ही हैं और ये रात हमें यहाँ पर गुजारनी होगी। अब पता नहीं सिर्फ रात ही गुजारनी होगी या उसके बाद भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा सड़क का बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। वो कपल भी थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं हुई। वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि खाने का सामान तो हमारे साथ है ही, हम तो काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान लेकर निकले हैं, तो यहाँ अगर कुछ दिन बिताने भी पड़े तो हम बिता सकते हैं। फिर बाहर से एक बाइक की आवाज़ आई। ये हार्ले डेविडसन की आवाज़ थी जो बहुत ज़्यादा थी। हम चारों बाहर निकले और बाहर एक आदमी था जो बाइक पर बैठा हुआ। शरीर पर उसके बहुत ज़्यादा टैटू थे और बाइक के पीछे उसने बैग टांगा हुआ था और जल्दी से उस बैग को निकालकर वो इस किले के अंदर आया और कहने लगा, देखिए माफ़ कीजिए, नीचे हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं, बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आया हूँ। मेरी बाइक तो नदी में बहने वाली थी, किसी तरह से मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और मैं बच पाया। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने उसके हालात को समझा और उसे कहा, जी बिल्कुल, आइए आइए, इस किले के अंदर आइए, हम भी यहाँ इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि नीचे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 5 लोग थे और 4 मोमबत्तियाँ 4 कोनों में लगी हुई थीं। बाहर हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, जिस कारण इतना बड़ा किले का दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था। ऐसा लगा कि ये आंधी अगर इसी तरह चलती रही तो वो अंदर का सामान भी गिर सकता है, और हवा इतनी तेज़ थी हमारे पैर उखड़ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, यह दरवाजे को तो बंद करना होगा, तो जल्दी से इस दरवाजे को हम बंद करते हैं, किसी चीज़ को फंसा देते हैं ताकि ये दरवाज़ा खुले ना। कई बार पहाड़ों में आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि कई लोग पहाड़ी हिस्से से ना उड़कर नीचे गिर जाते हैं। मैं नहीं चाहता किसी के साथ हादसा हो। एज ए पुलिसमैन मेरा काम है आपकी सुरक्षा करना, तो जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप चुप करके वैसा कीजिए। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। और मेरी बात सुनने के बाद हर कोई मेरा कहना मान रहा था, तो उन्होंने उस बड़े दरवाजे को जोर लगाकर बंद किया। एक तरफ फट्टा था, पुराने ज़माने का यह दरवाज़ा था, और फट्टा भी साथ में रखा हुआ जो बीच में हमने फंसा दिया। हवा चल रही थी, वो बड़ा सा दरवाज़ा हिल ज़रूर रहा था, लेकिन अब वो दरवाज़ा खुलने वाला नहीं था। और मैंने वंश से पूछा, लड़के देखो, यहाँ पर क्या सिर्फ 4 ही मोमबत्तियाँ हैं? क्या तुम अपने साथ लेकर आए थे? उसने कहा, जी यहाँ तो कुछ नहीं था, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मोमबत्तियाँ हैं, लेकिन हम थोड़ा ना यहाँ रोमांटिक बनाना चाहते थे, ज़्यादा रोशनी हमें पसंद नहीं है। इसके बाद मैंने उससे कुछ मोमबत्तियाँ ली। इस हॉल में लगभग 20 मोमबत्तियाँ हमने लगाई थी। 8 जलाई थी, बाकी समय समय पर जलाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी रात गुजारनी है। बैठ चुके थे वो बड़े टेबल के पास वाली उन कुर्सियों पर, एक दूसरे से बात करके हम पूरी रात गुजारेंगे, यही डिसाइड हुआ था। मैंने सबको कहा, अब डरना मत, देखो सब सुरक्षित हैं, अब इस जगह तो भूस्खलन होने वाला नहीं, ये बड़ा पहाड़ है और रास्ता भी बहुत पुराना बना हुआ है, तो अगर किसी के पास कुछ पीने के लिए है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी भीग चुका हूँ और मुझे लगता है सभी भीगे हुए हैं। पीने से मेरा मतलब शराब से था, रम या कुछ और, ताकि शरीर में थोड़ी सी गर्मी आए, क्योंकि मैंने डॉक्टर विवेक अरोड़ा को बार बार छींकते हुए देखा था और ठंड मुझे भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। फिर वो जो बाइक वाला था ना, वो खड़ा हुआ और उसने अपने बैग से निकालकर 2 शराब की बोतलें सामने रखी, वो भी महंगे वाली।
अब उन शराब की बोतलों की कीमत 50,000 होगी, यानी ये आदमी अमीर लगता है। लेकिन चेहरे से मुझे कुछ अलग लग रहा था। इसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा कट के निशान थे, शरीर पर बहुत ज़्यादा टैटू बने हुए थे। ये कोई मुजरिम लग रहा था और एक पुलिस वाला एक मुजरिम को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हालात हैं, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बस यही सवाल पूछा, आपका नाम आपने बताया नहीं। उस आदमी ने कहा, जी माफ़ कीजिए, मेरा नाम जैकी। और फिर एक एक करके हम सब ने दोबारा अपना नाम दोहराया। फिर मैंने पूछा, आप इतनी महंगे वाली शराब पीते हैं? मैंने कभी इस शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और उसने बैग के अंदर 2 और बोतलें दिखाईं और कहने लगा, अरे एंजॉय कीजिए, मुझे पैसों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आसपास मेरे जो भी हो वो एंजॉय करे। वहाँ शराब की बोतल टेबल पर रखी ही थी। ऊपर वाली मंजिल से आवाज़ आई। उस आवाज़ ने हमें डरा दिया, क्योंकि ये आवाज़ कोई चीज़ गिरने की आवाज़ नहीं थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी लोहे की चीज़ को किसी चीज़ से रगड़ा गया हो। बड़ी तेज़ आवाज़। ऐसी आवाज़ें फैक्ट्री से आती हैं और पूरे किले में वो आवाज़ गूंजी थी। उस आवाज़ के कारण हम सब ऐसे डरे थे। और तभी डॉक्टर विवेक अरोड़ा ने कहा, ये आवाज़ कहाँ से आई? हमें देखना होगा, क्या हमारे सिवा भी यहाँ पर कोई मौजूद है? ऐसा तो नहीं इस किले में कोई रहता भी है। वैसे ये चीज़ें तो ऐसी रखी हुई हैं जैसे सबकी सफाई की हो सकता है यहाँ कोई रहता हो। चलो सब देख कर आते हैं। लेकिन वंश, जो कि रीना के सामने थोड़ा कूल बनना चाहता था, वो छलांगे लगाता हुआ सीढ़ियों से ऊपर पड़ने लगा। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। मैंने उसे कहा, रुको, ऐसे अनजान जगह पर ऐसे भागते हुए आगे नहीं बढ़ते, हम सब इकट्ठे चलते हैं। लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा होगा, जहां से आवाज़ आई थी वो बिल्कुल सामने से महसूस हुई थी, वो उसी तरफ भागा गया। और फिर उसके चीखने की आवाज़। वो कराहने लगा था, चीखने लगा था, ऐसा लगा जैसे उसे चोट लग गई हो। हम सब बड़ी तेज़ी से भागे और जैसे ही उसके करीब पहुंचे, ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये आवाज़ किसकी थी, क्या थी। ये एक लोहे का ट्रैप था। इसे फुट होल्ड ट्रैप कहा जाता है। जंगल में ये इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी जानवर को पकड़ा जा सके। और यहाँ पर किसी ने फुट होल्ड ट्रैप लगाया था, जिसमें वंश की टांग फंस चुकी थी और वो चीख रहा था। इसमें नुकीले कीले जैसी निकली हुई थी जो उसकी टांग के अंदर घुस चुकी थी। इसे खोलना था, वरना उसे आज़ाद नहीं किया जा सकता था। और ये चेन दरवाजे के साथ बंधी हुई थी। किसी ने यहाँ पर ये जाल बिछाया है। अभी अभी आवाज़ आई। ऐसा तो नहीं ये जाल अभी अभी लगाया गया हो। उस जाल को खोलने में 3 लोग लगे थे। जोर से हमने खींचा, तब जाकर वंश की टांग बाहर निकल पाई थी। लेकिन इसे खींचकर हमने बिल्कुल सही किया। इसमें से वो आवाज़ नहीं आई थी। ये आवाज़ कहीं और से आई थी, लेकिन किसी ने ये बिछाया है फंसाने के लिए। और फिर मैंने वंश को कहा, समझ में आया? आप बिना देखे अनजान जगह पर भागकर आगे नहीं बढ़ते। वंश की टांग में चोट लगी हुई थी। और फिर मैंने डॉक्टर विवेक अरोड़ा की तरफ देखा। अरे, टांग से खून बह रहा है। वैसे टांग पर पट्टी की जा सकती है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिससे इसका इलाज किया जा सके? वो घबरा चुके थे, इसीलिए जैसे वो भूल ही चुके थे। और जब मैंने याद दिलाया, वो कहने लगे, अरे हाँ, मेरी गाड़ी में सामान पड़ा है, क्योंकि मैं वैसे भी वहाँ पर किसी का इलाज करने के लिए ही जा रहा था, तो सामान सारा मेरे पास है। चलिए मेरे साथ चलिए। हमने उसके बाद बाहर वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस फट्टे को निकालने के बाद भी उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता था। वो फंस चुका था। धक्का दिया, खींचा, हर कोशिश करने के बाद भी हम उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे। बाहर बारिश बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा थोड़ा पानी अंदर भी आ रहा था। खिड़कियां यहाँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन खिड़कियों पर सलाखें लगी हुई। हम बाहर नहीं जा सकते थे। फिर वंश को हम नीचे टेबल के पास लेकर आए और मैंने कहा, चलिए छोड़िए, अब बाहर नहीं जा सकते, वो बाद में देखते हैं। बारिश के कारण, सीलन के कारण ये जो लकड़ी है ना, ये थोड़ी फूल गई होगी। चलिए किसी कमरे में इसे लेकर चलते हैं जहाँ इसे लेटाया जा सके। साथ में बेडरूम था। पुरानी खटिया थी, पुराने नारियल की छाल उस पर रखी हुई थी
और एक पुरानी चादर उस पर पड़ी हुई, लेकिन वो खटिया नरम थी। उसके ऊपर वंश को लिटाया गया और मैंने कहा, डॉक्टर आप कुछ तो कर सकते हैं ना, क्या किसी तरह यहाँ की किसी चीज़ से इनका इलाज किया जा सकता है? फिर डॉक्टर सबसे पूछने लगे कि उनके पास क्या क्या है। मेरे पास कुछ दवाइयाँ ज़रूर थी, कुछ पेन किलर्स थे, और डॉक्टर ने कहा उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी पेन किलर ऐसा ना हो जिससे खून पतला हो ताकि खून ज़्यादा बहे। टांग के पास टांके लगाने थे, हमें सुई चाहिए थी, धागा चाहिए था, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं। अलग अलग कमरों में खंगाल कर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन नज़र ऊपर की तरफ भी थी। कोई तो है जिसने यहाँ उस जाल को लगाया था। हो सकता है बहुत पहले लगाया गया हो, लेकिन वो आवाज़ किसी ने तो की होगी, उसका अब तक पता नहीं लगा। एक कमरे में फर्स्ट एड किट पड़ी हुई थी। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, मैंने उसे उठाया और मैं डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर उस फर्स्ट एड किट को देखकर खुश थे। उसके अंदर सब सामान रखा हुआ था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। पैर पर टांके लगाई, पट्टी लगा दी और वंश को कहा कि तुम ना ही चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर रीना ने भी कहा कि उसे गाड़ी चलानी आती है, अब बस किसी तरह से रात निकालनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। हम सब उस कमरे में थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। पहले तो हमें लगा था कि वंश को ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, इससे ऐसा ना हो खून ज़्यादा बहे और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन पहले पहले डॉक्टर ने हालात को संभाल लिया था। लेकिन जैकी, उसने ज़रा भी कोशिश नहीं की। यह चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। सामने बैठा वो बस सिगरेट पी रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे इस घटना का उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। ना तो वो ऊपर गया था, बस नीचे ही बैठा हुआ, अब बस हमारे साथ साथ ज़रूर आ रहा था ये देखने के लिए कि हालत कैसी है। मदद उसने ज़रा भी नहीं की थी। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, देखिए आप थोड़ी मदद भी कर सकते थे। अगर आप मेरे साथ आते तो उस दरवाजे को खोलने की हम कोशिश कर सकते थे। उसने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, रात बड़ी आसानी से गुजर जाएगी, और वैसे भी मैंने थोड़ी सी शराब पी है। आप तो इस पचड़े में पड़े हुए थे, लेकिन मुझे ज़िंदगी एंजॉय करना पसंद है। दोबारा से वैसी ही लोहे को खुरचने की आवाज़ आई और ये आवाज़ दोबारा ऊपर से आई थी। डॉक्टर विवेक बहुत डर चुके थे। रीना तो वंश को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और सामने बैठा जैकी, जो कुर्सी पर इस आवाज़ को सुनने के बाद भी ज़रा नहीं डरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आवाज़ से वाकिफ़ हो और उसे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, जबकि मैं एक पुलिस वाला, मुझे खुद डर लग गया था। मैंने तब सबको कहा, ऊपर जाकर देखना तो होगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या हमारे सिवा भी यहाँ पर कोई मौजूद है? क्योंकि ऐसी जगह अगर हम रुके हुए हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सिवा अगर यहाँ कोई है तो वो हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता। जैकी, तो मेरे साथ चलो। जैकी थोड़े नशे में था और वो मना कर रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर अरोड़ा को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, डॉक्टर आप वंश के साथ रुकिए और रीना यहीं पर रहना, कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जाएगा, और बड़े ध्यान से। मुझे इस किले में गड़बड़ महसूस हो रही है। चलो जैकी, मेरे साथ चलो। जैकी जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पीछे पीछे चलने लगा और मैंने ख़ास तौर पर कहा, मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तभी मेरे पीछे पीछे आना, और ख़ास तौर पर ध्यान रखना इधर उधर से कोई छिपा हुआ ना नज़र आए, और कोई और जाल भी यहाँ पर बिछाया गया हो सकता है। हम ऊपर पहुँचे। वहाँ पर वो जो जाल बिछाया हुआ था, फुट ट्रैप, हमने उसे एक तरफ कर दिया था और फिर उस कमरे के मैं अंदर गया। वो आवाज़ कहाँ से आई थी? 2 बार आ चुकी है, लेकिन उस कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिसे घसीटा गया हो या धकेला गया हो, या हो सकता है हवा के कारण कोई खिड़की हिली हो, लेकिन इतनी ज़ोरदार आवाज़ एक खिड़की नहीं कर सकती। उस कमरे में हम ढूंढ रहे थे कोई और जाल तो नहीं बिछाया गया। जैकी तो वहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, उस पर लेट चुका था। मैंने उसे सावधान किया, ऐसे तुम्हें बेड पर नहीं लेटना चाहिए, इससे कोई मुश्किल भी हो सकती है। उस समय जैकी उठा और उसकी जो आंखें थी ना, वो खुल चुकी थी। किसी चीज़ से वो डरा हुआ था और इतना डरा कि आवाज़ तक लगा नहीं पाया।
और उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ की और कहा, वो क्या है? मैंने भी तब दरवाजे से बाहर देखा। एक काले रंग की परछाई थी जो नीचे बन रही थी। ऊपर कोई नहीं खड़ा था क्योंकि मोमबत्ती मेरे हाथ में थी। तो ये परछाई आगे किस चीज की बन रही है जो हिल रही है? मैं भी डर गया, जैकी भी डरा। फिर वो परछाई एक झटके से एक तरफ गायब हो गई। हम बाहर निकलकर देख रहे थे। इधर उधर झांकने के बाद जैकी का सारा नशा उतर चुका था और ऐसी चीज मैंने भी पहले कभी नहीं देखी थी। फिर जैकी ने कहा, सर नीचे चलो ना सर, यहाँ पर आपको पता तो है जाल है। और ये क्या था जो नजर नहीं आया लेकिन उसकी परछाई बनी? बता सकते हैं? मैं क्या बताता, मैंने तो खुद जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। सीढ़ियां उतरकर हम नीचे पहुंचे। फिर डॉक्टर विवेक अरोड़ा मुझसे पूछ रहे थे, मिला कोई ऊपर? मैंने जैकी की तरफ देखा। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली और नजरें नीचे की तरफ झुक गई। डॉक्टर पूछ रहे थे, वंश भी पूछ रहा था और रीना भी। बार बार वो सवाल किए जा रहे थे, क्या यहां पर कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? जैकी बोल पड़ा। मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन जैकी ने कहा, ऊपर हमें कुछ नजर आया जिसकी परछाई तो बनी लेकिन कोई मौजूद नहीं था। डॉक्टर कहने लगे, क्या वाहियात बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं होता, किसी चीज की परछाई बनती है, वो चीज भी तो नजर आनी चाहिए। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या ये सच कह रहा है या इसे ज्यादा चढ़ चुकी है? मैंने कहा, डॉक्टर देखिए, मैं खुद कह नहीं सकता लेकिन सच में परछाई बनी थी, कुछ नजर नहीं आया था। और वो आवाज कहां से आ रही है हम ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वो चीज देखने के बाद थोड़ा हम डर गए। और मुझे लगता है हमें नीचे रहना चाहिए। ऊपर हो सकता है कोई हो लेकिन मुझे नहीं लगता। हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। रात गुजारनी है तो चुपचाप हम इस कमरे में रहते हैं। इस बात से सब सहमत थे कि हमें इसी कमरे में रहना चाहिए। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से परे था। हम जिस कमरे में थे ये किले के सबसे पीछे वाला हिस्सा था। अब खिड़की से हमें बाहर नजर आ रहा था कि पेड़ हिल रहे हैं और उस तरफ खाई है। लेकिन अचानक हवा इतनी तेज चली कि खिड़की खुल चुकी थी और जो कांच था वो टूट चुका था। और उस तरफ शायद दीमक के कारण वो जो सलाखें लकड़ी के अंदर लगी थी वो भी खिंचकर बाहर की तरफ गिर गई। हवा अब अंदर आ पा रही थी। पानी की बूंदें भी कमरे में आने लगी थी। और ये एक संयोग ही था कि हम इस कमरे में रुकना चाहते थे और अचानक ऐसे हालात बन गए कि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। हमें कमरा बदलना था। फिर भी रीना कहने लगी, नहीं, हमें यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। ऊपर कुछ है, मुझे लगता है खिड़की को जानबूझकर तोड़ा गया है। लेकिन फिर आंधी के कारण जो हवा इस कमरे के अंदर आ रही थी वो ना सिर्फ कपड़ों को हिला पा रही थी, हमारे पैर भी उखड़ रहे थे क्योंकि यहाँ कई रोशनदान थे। अब वो रोशनदान भी एक एक करके टूटने लगे क्योंकि हवा बड़े जोर से अंदर आती। जब हवा गोल गोल किसी कमरे में ज्यादा घूमने लगे ना तो अपने आप हालात काफी बदतर होने लगते हैं। मैंने कहा, नहीं, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हवा का झोंका जितनी तेजी से आएगा हो सकता है यहाँ पर हम खड़े हैं और दीवार से हमारा सर टकराए। ये कमरा अब सुरक्षित नहीं है। इस कमरे से बाहर निकलो, इसका दरवाज़ा लगाएंगे और सामने कोई और कमरा भी है, हम किसी कमरे में रुक जाते हैं। मैंने खुद खींचकर वंश को उठाया था। वंश की एक बाजू मेरे कंधे के ऊपर थी, एक डॉक्टर विवेक के कंधे पर थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था और हम उसे दूसरे कमरे में लेकर गए। और दूसरा कमरा बड़ा अजीब था। वहाँ लकड़ी की कई अलमारियाँ बनी हुई थी और हर एक अलमारी के नीचे बड़ा ताला लगाया गया था। बीच में एक छोटा सा बेड था। चलो, रहने की जगह तो है। वहाँ पर हमने वंश को लिटाया। अब उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। दरवाज़ा भी बड़ा मोटा था। हमने उस दरवाजे को खुला ही छोड़ा। फिर मैंने रीना को कहा, वंश को अकेला नहीं छोड़ना है। हम भी वैसे कोशिश करेंगे कि यहीं पर रहें, लेकिन मुझे लगता है हॉल में रहना भी सही होगा ताकि कोई बाहर से हमें नुकसान न पहुंचाए। जैसा तुमने कहा कि किसी ने खिड़की को तोड़ा, अगर ये सच है तो हमें ध्यान रखना होगा।
ऐसा ना हो कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। पहले मैं देखता हूं। मैं बाहर जा चुका था। जैकी भी कमरे से बाहर आना नहीं चाहता था। वो सब उसी कमरे में और मैं सामने वाले उस टेबल पर। जितनी मोमबत्तियां हमने जलाई थी बुझने की कगार पर थी, इसीलिए मुझे नई मोमबत्तियां जलानी पड़ी और इस बार मैंने कम मोमबत्तियां जलाई। थोड़ी थोड़ी हवा अब यहाँ पर आने लगी थी, जिस कारण मोमबत्ती थोड़ी हिलती और मुझे डर था ऐसा ना हो मोमबत्तियों की लौ बुझ जाए और हम कुछ देख ना पाए। जब ऐसी जगह जहां सुरक्षित महसूस ना हो रहा हो वहां पर रोशनी बिल्कुल बंद हो जाए, आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। मैं उस टेबल की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अचानक एक हवा का झोंका आया। यहां वो हवा का झोंका किस तरफ से आया वो तो पता नहीं लगा, लेकिन उसने हर चीज को हिलाया था। इतनी तेज हवा थी और बिजली कड़कने की आवाज भी बाहर से आई और फिर धड़ाम की एक आवाज उस टेबल से आई थी, क्योंकि ऊपर लगा हुआ कांच का वो पुराना झूमर उस टेबल के ऊपर गिरा था। कांच के कुछ टुकड़े मेरी छाती पर भी टकराए थे और चेहरे पर भी टकराए थे, जिस कारण मेरी आंख में तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन माथे से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा था। मैं सुरक्षित था और ये आवाज़ को सुनने के बाद डॉक्टर विवेक मेरी मदद के लिए आए और फिर ऊपर देखने लगे। एक रस्सी से उस झूमर को बांधा गया था, अच्छे से लॉक नहीं था वो, और उस रस्सी को ऐसा लगा जैसे किसी ने खोला हो। खींचकर उस रस्सी को मैंने खुद देखा। एक तरफ एक कील से उस रस्सी को बांधा गया था और अब वो रस्सी खुल चुकी थी। हो सकता है ये हवा के कारण हुआ हो या किसी ने हमें मारने की कोशिश की है। खास तौर पर मैं नीचे बैठा था ना, तो ये हवा चली और अचानक किसी ने उस रस्सी की गांठ को खोल दिया, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा। नीचे चलता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा। डॉक्टर विवेक मेरे पास थे और कहने लगे थे, देखिए मुझे वो जो जैकी है ना उस पर थोड़ा सा शक है। अब देखिए सही, जब भी कहीं पर वो जाता है, हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं। और देखिए वंश की टांग कैसे टूट चुकी है, मुझे लगता है हड्डी पर भी चोट लगी है। तो आप किसी जगह पर जाएंगे तो घबराए हुए जाएंगे ना। ध्यान दिया आपने, जैकी जब किसी कमरे का दरवाज़ा खोलता है जैसे उसे पहले ही पता है कहाँ पर क्या रखा हुआ है, बड़े आराम से वो इस कमरे के अंदर आ गया था। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। मुझे क्यों लग रहा है कि वो इस जगह के बारे में जानता है और वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। अब सोचिए, आपकी गाड़ी थी और पीछे मेरी गाड़ी, आगे भूस्खलन हो चुकी थी और पीछे भी वो हिस्सा टूटने लगा। हमें कोई बाइक तो नज़र ही नहीं आई। फिर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बाइक की आवाज़ आई और काफ़ी दूर से नहीं आई थी, करीब से वो आवाज़ आई जैसे ये छिपकर बैठा हो और बाइक लेकर बस ऐसे आया दिखाने के लिए कि हमारी तरह ये भी यहाँ पर आया है। मुझे इस पर शक हो रहा है। ये बात कैसे जैकी ने सुन ली पता नहीं चला, लेकिन जैकी भागता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा, ये डॉक्टर पर मुझे शक है। ये कब से मेरा पीछा ही कर रहा है, मैं बार बार इसकी तरफ ध्यान रखता हूँ। देखो पुलिस सर, मुझे लगता है ये जानता है इस जगह के बारे में। मैंने कहा, वो कैसे? तब जैकी मुझे एक तरफ लेकर गया और फिर कहने लगा, देखिए जब हम यहाँ पर अंदर घुसे थे सबसे पीछे कौन था? ये डॉक्टर। और दरवाज़ा भी अंत में इसीलिए बंद करवाया था ना, बाहर से अच्छे से देखा था इसने, आपने बाद में फट्टा लगाया। फिर हम इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे हैं और मुझे इस पर शक है। हर जगह जैसे ये देखता है और खुद पीछे ही रहता है और डरा डरा खुद रहता है, लेकिन ऐसा लगता है इसे कुछ पता है। मुझे इस पर शक है। उसने भी कुछ ऐसी बातें बताई थी जो डॉक्टर पर मुझे शक करने पर थोड़ा सा मजबूर कर रही थी और मुझे शक जैकी पर भी था। दोनों आपस में झगड़ने लगे थे और मैं उस झगड़े को रोकना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा और गलती से मैंने आवाज़ लगा दी, अरे वंश ज़रा मदद करना। मुझे तो ये भूल ही गया था कि वंश की टांग में चोट लगी है, वो मेरी मदद कैसे करेगा। तो रीना जल्दी से मदद करने के लिए आई। जैसे ही रीना मदद कर रही, वंश भी एक टांग पर उठा और बाहर की तरफ निकला था। वो वंश कमरे से बाहर और रीना उसे पीछे धक्का देकर कमरे में ले जाना चाहती थी कि तुम बाहर क्यों आए हो, अरे मैं देख लूंगी। रीना कमरे के अंदर जा चुकी थी, खींच रही थी वंश को। वंश ने हाथ छुड़ाया, रीना
पीछे की तरफ गिरी, उस अलमारी से टकराई और उस समय मैंने खुद देखा वो जो अलमारी थी ना, उसका दरवाज़ा खुला था। अपने आप दरवाज़ा खुला और रीना चीख रही थी। अलमारी के अंदर किसी ने उसे खींचा। फिर अलमारी के वो जो दरवाजे थे वो बंद हो गए। चीख रही थी और अचानक शांति। मैं भागकर उस अलमारी को खोलना चाहता था, लेकिन वो अलमारी खुल ही नहीं रही। उसका दरवाज़ा था ही बहुत मोटा। ऐसा लग रहा था ये अलमारी नहीं है, उस तरफ का कोई कमरा है। लेकिन ये किला नहीं था, भूल भुलैया थी। रीना कहाँ गई पता नहीं चला और ना ही उसकी आवाज़ आ रही। वो अलमारी का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश मैंने, जैकी ने, डॉक्टर अरोड़ा भी कर रहे थे। हमने पूरी कोशिश की, हम उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाए। दूसरी तरफ घूम फिर कर हमने देखा रीना की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उस तरफ कोई मौजूद भी नहीं था। यानी बाहर खाई वाली तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने खींचकर उसे खाई की तरफ फेंक दिया। वंश ने यह कहा था और मैंने कहा, वंश शांति बनाकर रखो, हमें इस किले में देखना होगा। ऐसे किलों में मुझे पता है गुप्त दरवाजे होते हैं, गुप्त रास्ते होते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई गुप्त रास्ता ज़रूर है। तब जैकी ने कहा था कि हमें अलग अलग कमरे में जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी रीना को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर के साथ कोई मिला हुआ है यहाँ। और डॉक्टर का कहना था ये जैकी इस जगह के बारे में जानता है, ये मिला हुआ है। लेकिन मेरा मानना था कोई भी अकेला नहीं रहेगा। वंश का रो रो कर बुरा हाल था। वंश ढूंढना चाहता था, लेकिन उसकी टांग से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा था। मैंने वंश को कहा, वंश देखो, कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा है, हमें जैसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ तो है। ऐसा करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन इकट्ठे ढूंढेंगे। हम दूसरे कमरे में गए। दरवाज़ा तोड़ना बहुत मुश्किल वाला काम था। लेकिन हमने उस दरवाजे को तोड़ा, कुर्सी मार मार कर तोड़ा। और पीछे वाला वो जो कमरा था ना, उसमें रखी हुई चीज़ें बड़ी खौफनाक थीं। वहाँ टॉर्चर वाला सामान रखा हुआ, एक सूली थी जिस पर बेल्ट लगी हुई, हाथ बांधने के लिए, टांगे बांधने के लिए, और पीछे कीलें थी जिसे गोल गोल घुमाने पर कीले आगे की तरफ बढ़ती। अगर किसी को सूली पर टांगा गया है तो कीलों को उसके अंदर घुसाया जा सकता है। वहाँ पर लोहे का एक बैल भी नजर आया जो ऊपर से खुला था। ये पुराना बैल है, पहले इसके ज़रिए सज़ा दी जाती थी। यानी इस बैल में किसी इंसान को बंद कर दो, नीचे से आग जलाओ। बैल लोहे का बना हुआ है, आग के कारण उसका शरीर अंदर झुलसेगा और बहुत बुरी तरह से उसकी मौत होगी। और यहाँ पर रखा हुआ ज़्यादातर सामान ऐसा ही था। तब मैंने कहा, ये जगह सच में खतरनाक है। यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं लगता। यहाँ से एक बार निकल जाएं। इस जगह ना मैं अपने साथियों को ज़रूर लेकर आऊँगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा है, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रीना कहाँ होगी? अलमारी के अंदर वाला रास्ता, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े हथौड़े हैं। हथौड़े उठाओ, उस कमरे की उस अलमारी को हम तोड़ेंगे। बस फिर क्या, हमने बड़े बड़े उन हथौड़ों को लिया, उस कमरे के अंदर आए और वो लकड़ी के दरवाजे को अब कंधे से नहीं तोड़ना था, हम हथौड़ों से तोड़ सकते थे। तो उस दरवाजे पर बार बार हम हथौड़े मारते चले गए, जिससे वो दरवाज़ा टूट गया। और जैसा मुझे शक था, ये बिल्कुल वैसा ही था। वो कोई अलमारी नहीं थी लोहे की, बल्कि वो एक दरवाज़ा था। वहाँ एक संकरी सी सुरंग बनी हुई, यानी ये जो मोटी मोटी किले की दीवारें हैं, इसके बीच सरक कर निकलने का रास्ता है। अब देखते हैं ये रास्ता किस तरफ जाता है। हम उस संकरी सुरंग के बीच चल कर जा रहे। लंगड़ाकर वंश पीछे था, लेकिन हम उसे पीछे छोड़ भी नहीं सकते थे। हम घूमने लगे, अलग अलग कमरों को अंदर से हम देख सकते थे, क्योंकि वो जो सुरंग थी उसके बीच कई जगह छेद थे। वो छेद जो कमरों में लगी पुरानी पेंटिंग्स या अजीबोगरीब आकृति की आंखें, उसके बीच से हम देख सकते थे। ये छेद इसीलिए बनाए गए थे ताकि निगरानी रखी जा सके। हम थोड़ा आगे निकले तो हमें रीना के कराहने की आवाज़ें आने लगी। वो रो रही थी, वो खुद को बचाने के लिए जैसे कोशिश कर रही हो।
मैंने आवाज़ लगाई, रीना, रीना, क्या तुम यहाँ हो? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये कैसा अंधेरा कमरा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा, रुको रुको, तुम अब बस आवाज़ लगाती रहो और हम तुम तक पहुँच जाएंगे। वंश भी आवाज़ें लगा रहा था, मैं भी आवाज़ें लगा रहा था और हम इकट्ठे ही थे। वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता था, सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से उसकी आवाज़ आ रही और एक लोहे का दरवाज़ा था। वो लोहे का दरवाज़ा बड़ी आसानी से हमने खोल लिया, उसे बंद नहीं किया गया था। उसके बाद वहाँ जब मोमबत्ती से हमने देखा, रीना के सर पर, शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। हमने उसे वहाँ से बाहर निकाला और वापस उसी कमरे के अंदर ले आए। और अब मैं उन्हें कह रहा था, कोई अकेला नहीं रहेगा, कोई तो है यहाँ पर। रीना, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रीना ने बताया कि वो बस अलमारी से टकराई थी, अलमारी खुल गई और पीछे से किसी ने खींचा और अंधेरा इतना था वो देख नहीं पाई, लेकिन किसी ने फिर उसके मुंह पर हाथ रखा। उसने काटने की भी कोशिश की, लेकिन बस वहाँ फेंक कर वो चला गया। आदमी था, औरत थी, क्या था वो पता नहीं चला। वहाँ वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर पर चोट लगी थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंधेरे के कारण वो दीवारों पर हाथ लगाए जा रही। हम पहुंचे तो उस दरवाजे को हमने खोला, ऐसे हम रीना को बचा पाए थे। और फिर वंश कहने लगा था, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर तो सिर्फ बस आंधी चल रही है, बारिश है, लेकिन यहाँ तो कोई हमें मारना चाहता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए। मैंने वंश से पूछा, वंश, क्या तुम ये चाहते हो? बताओ, अब यहाँ रहना नहीं चाहते? उसने मना कर दिया। रीना ने भी मना कर दिया। फिर मैंने डॉक्टर विवेक से पूछा, डॉक्टर, आप भी डिसीज़न लीजिए, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए? तब डॉक्टर ने कहा, देखिए, यहाँ रहना मुझे असुरक्षित लगता है, क्योंकि बाहर तो पता है ना, बारिश हो रही है, भूस्खलन हो सकता है, तो हम किले से बाहर निकलेंगे, गाड़ियों के पास कहीं ना कहीं हम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो मैं भी वोटिंग करता हूँ कि हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर मैंने जैकी से पूछा, जैकी, तुम बताओ। और जैकी ने कहा, मुझे भी लगता है, देखिए, मैं भी यहाँ से निकलना चाहूँगा और बाइक लेकर मैं किसी न किसी रास्ते से निकल सकता हूँ, कोई ना कोई रास्ता सुरक्षित तो होगा ना। लेकिन यहाँ मुझे लगता है अगर कोई अचानक से गोली चला दे तो क्या करेंगे? अभी तो सिर्फ बस खींचने की कोशिश की है, नुकसान पहुँचाया है, आगे कुछ बुरा भी तो हो सकता है। और वैसे भी ऊपर कुछ दिखा था ना आपको ऐसा। अब मैंने भी यही कहा, बिल्कुल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, यहाँ पर असुरक्षित है, तो ढूंढते हैं रास्ता बाहर जाने वाला। चलो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो हथौड़े लेकर हमने बाहर वाले मोटे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था, कीले गाड़ी गई थी, लोहे की सलाखें चिपकाई गई थी, बीच में भी लोहा डाला गया था, तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। कुछ हद तक छेद बनाए जा सकते थे, लेकिन हम खुद को उससे बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन बाहर से कैसे ये दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका है, समझ से बाहर था हमारे। वैसे भी डिज़ाइन पुराना था, हो सकता है किसी तरह की इंजीनियरिंग हो कि इसे खोला ना जा सके। बाहर से किसी ने तो बंद किया है। अब लग रहा था हमें फंसाया गया है। दरवाज़ा तोड़ने की सारी कोशिशें नाकाम थी। फिर मैंने कहा, और रास्ता ढूंढते हैं, और कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हर कोई एक साथ होना चाहिए, एक दूसरे की हाथ को हर कोई पकड़े रहेगा। मुझे जैकी पर भी शक था, मुझे डॉक्टर बत्रा पर भी शक था, लेकिन मुझे अब ये भी लग रहा, कहीं रीना या वंश भी इसमें मिले हुए तो नहीं, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे सिखाया जाता है किसी पर यकीन नहीं करना है। हो सकता है कभी कोई ऐसा केस आए जिसमें आपका साथी पुलिस वाला मिला हुआ हो, तो किसी पर भी यकीन नहीं करना है, सिर्फ शक करना है। मैं अब उनके साथ एक एक करके अलग अलग कमरों को देख रहा था। कई कमरों में खिड़कियां तो थीं, लेकिन सलाखें इतनी मोटी लगी हुई कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था, ना हथौड़े से ना किसी और तरीके से। रोशनदान बहुत ऊपर थे और छोटे थे, हम वहां से निकल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा, हम ऊपर चलते हैं, और ध्यान रखना, ऊपर मुझे लगता है जाल बिछाया गया है और ऊपर कुछ अजीब चीज़ भी है। ऊपर कोई खिड़की तो होगी ना, तो हम अपने साथ रस्सी को रखेंगे, उस कमरे से हम इकट्ठे जाकर रस्सी लेकर आते हैं।
वहां से हमने कुछ रस्सियां ली, हथौड़े लिए, कई ऐसे औजार थे जो लकड़ी काटने वाले थे, एक छोटी आरी थी लोहा काटने वाली। अगर कुछ छोटा मोटा काटना भी पड़ा तो हम काटेंगे, लेकिन यहां से बाहर निकलेंगे। अब थोड़ी थोड़ी बारिश कम हो चुकी थी और मुझे लगा यहां से बाहर जल्दी निकलना होगा। हम ऊपर पहुंचे। पहले कमरे में देखा, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। ऊपर वाली कई खिड़कियों को ढूंढने की कोशिश की हमने, लेकिन ऊपर वाले जितने कमरे थे ना उसमें बालकनी थी, ना ही कोई खिड़की, ना कोई रोशनदान, तो वहां से बाहर निकला बिल्कुल नहीं जा सकता था। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें बड़ा हॉल मिला और इतना सारा सामान वहां पर पड़ा हुआ जो कपड़ों से ढका गया था। उन कपड़ों को हटाते ही हमने देखा वहां मरे हुए पंछी या जानवर थे जिनकी हड्डियां पूरी तरह से सड़ चुकी थी, बदबू भी खत्म हो चुकी थी। अब तक हड्डियां ही हड्डियां थी, हड्डियां ही हड्डियां। वहां घबराए हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बस हम यहां से निकलना चाहते थे और सामने हमें एक खिड़की नजर आई। वो खाली खिड़की थी, ना सलाखें लगी हुई ना कुछ और। बाहर से हवा थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही, थोड़ा पानी भी अंदर आ चुका था। करीब जाने की हमारी कोशिश, लेकिन सामने काले रंग की परछाई अपने आप ऊपर की तरफ खड़ी हो गई, जैसे वो हमें रोकना चाहती हो। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी और हम सबके हाथ में एक एक मोमबत्ती थी। सब डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैंने कहा चलो चलो, हमें कोशिश तो करनी होगी, यह ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हाथ में हथौड़ा था, मैंने छोड़कर मारा। वो परछाई के बीच से आर पार हो गया, फिर वो परछाई भी गायब हो गई और मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो, रस्सी को लगाओ, पास में जो पिलर है ना उस पर गांठ बांध दो, और ये रस्सी काफी लंबी है, हम तीसरी मंजिल से नीचे उतर सकते हैं। हर कोई कोशिश करेगा और वंश तुम सबसे ऊपर रहना। अगर कोई गड़बड़ भी हुई, तुम्हारे हाथ थोड़े कमजोर पड़े तो किसी जगह टिक जाना और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएंगे। सबसे पहले नीचे जैकी लटका था, लेकिन उसकी हालत थोड़ी खराब थी। वो कह रहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय कम था। हवा इतनी तेजी से अंदर घूम रही थी, लेकिन बाहर तो आंधी थी ही नहीं। जैसे अपने आप इस किले में हवा पैदा हो रही हो। बिजली कड़कने की जो आवाज थी और रोशनी सिर्फ इस किले के अंदर थे, बाहर नहीं था। ये किला एक शैतान की तरह हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बचने का आखिरी रास्ता ये खिड़की ही थी। भले ही हम ऊंचाई पर थे, लेकिन गाड़ियों के पास रस्सी नीचे लटकी हुई, बस हमें उतरना था। फिर जैकी नीचे सबसे पहले और उसका हाथ फिसल गया। तीसरी मंजिल से सीधा नीचे गिरा था वो। नीचे पत्थर थे और पत्थरों पर वो टकराया था। बाजू मुड़ चुकी थी उसकी, हिल नहीं पा रहा था वो। सब मेरी तरफ देख रहे और मैंने कहा अब मैं जाऊंगा, बाकी पीछे ही रहना और ध्यान रखना रस्सी को छोड़ना नहीं है। मैं नीचे उतरा। डॉक्टर अरोड़ा, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? नीचे से जैकी की आवाज आई थी, आ जाओ, मिट्टी नरम ही है, मुझे चोट नहीं लगी। मैं डॉक्टर अरोड़ा की तरफ देख रहा। डॉक्टर मुझे कह रहे थे, वो देखो वो बच कैसे गया, क्योंकि उसे तो चोट लगनी चाहिए थी। डॉक्टर की बातें बिल्कुल सही थी। उसके बाद मैंने जैकी को देखा। मुझे अब जैकी पर शक था। उस रस्सी से मैं नीचे उतर रहा और मुझे पता था जैकी से बचकर रहना है। कोई इंसान तीसरी मंजिल से गिरकर इस तरह आसानी से खड़ा नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है। फिर वंश की बारी। वंश का हाथ भी फिसला और वंश नीचे। मेरा हाथ भी फिसला, क्योंकि ऊपर से जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम सब नीचे गिरे थे। मिट्टी पर गिरे और पत्थर भी थे। दर्द हुआ था पत्थर पर गिरने के कारण, लेकिन फिर मैं उठा। मेरे शरीर पर चोट नहीं थी, ना जैकी के शरीर पर थी, ना रीना के। और जैसे अब वंश भी कह रहा, ये क्या हुआ, हम बच कैसे गए? हम सब बचे हुए थे और हमारे सामने वो काली परछाई। हमारी टांगें कांप रही, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा भरोसा करें तो किस पर करें। हम सब भागना चाहते थे। फिर पीछे से उस परछाई ने आवाज लगाई, भाग कर जाओगे कहां, रुक जाओ, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं रुका
और सबको रुकने के लिए कहा, क्योंकि एक परछाई बात कर रही है। हमें सुनना तो चाहिए। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो हम पर हावी होता। मैंने पीछे मुड़कर कहा, तुम हो कौन? क्या चाहते हो तुम? और उसने कहा, मैं मौत हूं, मौत। ये बात कितनी खौफनाक हो सकती है, सोचकर देखिए। सामने कोई है, अगर कहे मैं भूत हूं, मैं प्रेत हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं आतंकवादी हूं, इतना डर नहीं लगेगा? अगर सामने मौत ही खड़ी होकर कहे मैं मौत हूं, कितना डर लगेगा, सोचकर देखिए। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि हमारा पैर उखड़ता जा रहा, और सामने से वो खुद को मौत बता रहा था। मैंने कहा, क्या चाहते हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। और उसने कहा, जाओगे कहां? तुम्हें सच जानना होगा। वो देखो नीचे। उसने हमें नीचे दिखाया। ये पूरे इलाके में अंधेरा था और इतने समय में दिन हो जाना चाहिए था। शायद बादलों के कारण ऐसा, या बारिश के कारण, लेकिन नीचे वाले हिस्से में तो रोशनी थी। भूस्खलन, और उसमें फंसी हुई 3 गाड़ियां, और नीचे गिरी हुई एक बाइक। हमारी ही गाड़ियां थी और यही वाली तो बाइक थी। हम देखते रह गए। भीड़ थी वहां पर। लोग उस भूस्खलन में से गाड़ी को निकाल रहे थे। और फिर उसने कहा, तुम्हारी मौत वहीं पर हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें यह जानना होगा। डरने की बात नहीं है। वो घटना बीत चुकी है जिसे मौत कहते हैं। मैं हूं जो तुम्हारे समय पर तुम्हें लेने के लिए आया हूं। अब तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। चलो मेरे साथ। तुम जिंदा नहीं हो। उसके पीछे काले रंग के बादल थे और उन बादलों में सीढ़ियां। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और रीना ने उसके हाथ में हाथ मिलाया और फिर आगे बढ़ने लगी। रीना का हाथ वंश ने पकड़ा था और वंश का हाथ जैकी ने पकड़ा। जैकी का हाथ डॉक्टर विवेक अरोड़ा ने पकड़ा था और मेरी आंखें भी खुल चुकी थी। वो दुर्घटना मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। जब भूस्खलन हुआ था, मेरी गाड़ी भी उस पत्थरों के बीच में दब चुकी थी। पीछे वाली वो सफ़ेद गाड़ी जिसमें डॉक्टर विवेक अरोड़ा थे, वो भी बच नहीं पाए थे, और बाइक काफ़ी पीछे थी, लेकिन वहाँ पर भी वो किसी तरह खिसक कर नीचे गिर गया होगा। रीना और वंश भी पहले ही इस दुर्घटना का शिकार हो चुके थे, हमसे पहले। हम सब पहले ही मर चुके थे और इस किले में हम जिंदा नहीं, बल्कि हमारी आत्माएं आई थीं, और अब मुक्ति का समय था। सीढ़ियों पर पैर रखते वक्त धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा था, और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इस कहानी को बताना ही चाहता था। बस आप भी किसी बारिश की रात पहाड़ों में सफ़र कर रहे हो तो रुकना सुरक्षित है। आपको सड़क से थोड़ा दूर रहना होगा। पहाड़ों में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो सुरक्षित रहिए। कहीं आपका भी अंजाम हमारे जैसा ना हो।